हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये जो वीडियो है ना, साइंस का लास्ट ईयर का पेपर है। ठीक है, तो आप इस पेपर को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पेपर रहने वाला है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन हमेशा न्यू होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे इस वीडियो में इसी पेपर को समझा रहा हूँ, और हमारे पास ऑफिशियल आंसर की है तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, और जिन बच्चों को खुद आते हैं ना वो अपने अपने आंसर मैच कर लेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। ये कह रहा है जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, वो जो है वो पता है कैसे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, ये कह रहा है कि जो डेड रिमेन्स होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे कोई जिंदा चीज मर जाती है तो उसके बाद ही फॉसिल फ्यूल बनते हैं। तो ट्रू है फॉल्स है? आपको पता ही है कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं वो जीव जब मर जाता है तो उससे बनते, तो ट्रू है। क्या है? ट्रू। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है ध्वनि निर्वात में सरलता से गमन कर सकती है। बताओ सत्य है सत्य है? देखो मैं आपको बता दूं, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, और वैक्यूम में ना किसी भी प्रकार की कोई भी चीज जो है ना प्रेजेंट नहीं होती। तो जो साउंड होती है ना, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। आपने अपनी बुक में पढ़ा भी होगा, जिसमें एक बैल जो है लगा रखी होती है, और बैल की आवाज तभी तक आती है जब तक उसमें हवा होती है। जैसे उसमें से हवा निकल जाती है उसके बाद बैल की आवाज आना बंद हो जाती है, जबकि बैल जो होता है वो अपना काम कर रही होती है। तो इसलिए ये क्या है? फोल्स है। क्या है? फोल्स है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के तौर पर लेना। जैसे आप देखो यहाँ पर लिखा वीट आर द पार्ट ऑफ खरीफ क्रॉप। ये कह रहा है जो वीट है वो खरीफ का पार्ट होती है। और अभी मैंने जब आपको डीओ की तरफ से सैंपल पेपर आया था उसमें भी करवाया था, तो उसी में ऐसा क्वेश्चन रबी क्रॉप के रिगार्डिंग आ गया। तो क्वेश्चन इसके आसपास ही आएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी और भी करना डीपली। ठीक है, इसी के आसपास की चीजों की तैयारी करना। अभी कह रहे क्या गेहूं खरीफ की फसल है? देखो भाई, गेहूं जो है वो तो सर्दी में बो जाती है, और अब तो कटने वाली है। तो जबकि बोल रहा है कि गेहूं खरीफ की मतलब बारिश की है। नहीं, गलत है। तो ये क्या? फोल्स है। क्लियर हो गया? फिर ये कह रहा है वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहा है। वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कई प्रकार की जो एनवायरमेंट, जो गैसेस वगैरह, जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो लाइफ एक्सटेंशन नहीं बचेगी, इसलिए वायुमंडलीय दाब का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर कह रहा है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कह रहा है डैश का उपयोग रेलगाड़ी को चलाने के लिए इंजन में भाप बनाने के लिए होता है। तो हमें पता ही है कि भाई कोयले का प्रयोग ही होता है। जैसे अब यहाँ पर कोयला हमने बता दिया, जब हमने सैंपल पेपर देखा था वहां पे बोला गया था कि गाड़ी को चलाने के लिए कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है जो सबसे कम पोल्यूशन फैलाता है, तो वहां पे सीएनजी आंसर था। तो कह रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के देंगे। और अभी हमने एसएसटी में भी देखा था, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर थे उसी के बेस पर कई क्वेश्चन दिए गए थे जो उसके आसपास थे। ठीक है, तो इसलिए पिछले साल के पेपर भी आपको जरूर करने चाहिए, और मिड टर्म का पेपर भी आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, आपके पास अवेलेबल होगा, नहीं तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मिड टर्म में एससी स्टार्टर लिखना, चैनल का नाम, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर देखो नेक्स्ट, ठीक है, ध्वनि का संचरण गैस द्रव डैश में होता है। देखो ये बिल्कुल सही है कि जो साउंड होती है ना वो गैस में भी जा सकती है, लिक्विड में भी जा सकती है, और सॉलिड में भी जा सकती है। ठीक है, हिंदी में ठोस बोलते हैं। अब उसके नेक्स्ट है, क्या निषेचित अंडे को डैश भी कहा जाता है। जो अंडा निषेचित हो जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अंड प्रजक, युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जायगोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जायगोट। ठीक है, जायगोट और युग्मनज याद रखना। फिर ये कह रहा है इन प्लॉइंग डैश आर यूज टू सेव लेबर एंड टाइम। बताओ, जब हम जुताई करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे जुताई था, ठीक है, जब हम जुताई करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे श्रम और समय दोनों बचे तो कल्टीवेटर यूज करेंगे मॉडर्न जमाने में, है ना। ये कह रहा है किन्वन की परिभाषा दीजिए। देखो जो बॉक्सेस में लिखे हुए ना वो भी क्वेश्चन इन्होंने दे दिए। ये कह रहा है आपको फर्मेंटेशन के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना आपकी बुक में ही, कि शुगर को अल्कोहल में जब बदलते हैं यीस्ट से, तो उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है, जैसे इंग्लिश में तो यहाँ पर मेंशन है कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, है ना। लेकिन हिंदी में अगर आपको मैं बता दूं कि किण्वन किसे कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है दो धातुओं के नाम बताओ जो विद्युत के चालक हैं। मतलब कह रहा है नेम द टू मैटर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किस में से बिजली जाती है? तो आप बता दो कि आयरन में से जाती है बिजली, ठीक है, कॉपर में से जाती है ना। अगर आपसे पूछ रहे कि इंसुलेटर बताओ, अगर आपसे पूछे कि कुचालक बताओ जिसमें तो बिजली नहीं जाती, तो आप वुड बता सकते हो। ठीक है ना, आप प्लास्टिक बता सकते हो। इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है यदि एक आपतित कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने का होगा। ये कह रहा है अगर इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा। देखो आपको इसके लिए रूल पता होना चाहिए। ये लाइन जो आ रही होती है ना, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, पहले इंग्लिश में सुन लो, इसे इंसिडेंट कहते हैं। ये जब यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, ये रेगुलर है, ठीक है, मतलब प्लेन है। ये जो आ रही है इसे इंसिडेंट कहेंगे, ये जो जा रही है इसे रिफ्लेक्टेड कहेंगे, और बिल्कुल बीच में नॉर्मल रे होती है। क्या होती है? नॉर्मल रे। तो ये आई होता है और ये आर होता है, ठीक है, ये आई होता है और ये आर होता है, तो एंगल आई हमेशा आर के बराबर होगा, ठीक है, याद रखना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर इंसिडेंट एंगल 30 का है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितने होगा? 30 का होगा। अब हिंदी में समझो, देखो परावर्तन का नियम होता है डियर, जो लाइन आ रही होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो लाइन जा रही होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और बिल्कुल बीच में जो जा रही होती है उसे अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि आपतित कोण कौन सा होता है, परावर्तित कोण कौन सा होता है। तो ये आई बराबर आर के होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर के होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका उपयोग, अच्छा ये तो अगला क्वेश्चन है, तो ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। अब 12th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है आंतरिक निषेचन करने वाले दो जंतुओं के नाम लिखिए। तो आंतरिक निषेचन करने वाले दो जंतु कौन से? मानव और गाय, ठीक है। तो पता है आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जब बच्चा शरीर के अंदर ही डेवलप होता है, अंदर ही बनता है, जैसे इंसान हो गए, गाय हो गई, ठीक है, बकरी हो गई, इस तरीके से। तो और जो बच्चे मतलब पहले बाहर निकलता है उसके बाद भी डेवलप होता है ना, तो होता है वो बाह्य निषेचन, जिसमें जैसे अंडा देते हैं जो पक्षी, उसके हिसाब से। तो यहाँ इंटरनल पूछा था, हमसे एक्सटर्नल नहीं पूछा। तो इंटरनल में आप मनुष्य, गाय, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ देख लेते हैं कौन सा दे रखा है, यहाँ पे हॉर्स और लायन लिखा है, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कोयला गैस किस प्रकार प्राप्त होती है, इसका उपयोग बताइए। तो देखो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी वाले सुन लेना, हिंदी में बताऊंगा मैं ना, आप अपनी लैंग्वेज बराबर लैंग्वेज लिख देना, क्योंकि सेम तो आते नहीं है, कुछ आगे तो हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो देखो ये कह रहा है कोयला जो गैस होती है ना, जब हम जब हम क्या करते हैं, कोयले को कोक में बदलते हैं ना, उसका प्रोसेस करते हैं, तब जो गैस निकलती है वो कोयल गैस होती है, कोयला गैस होती है। और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, फैक्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। और अब बना के लिख देना कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है चार ऐसे पदार्थों के नाम बताइए जो कोलतार से बनाए जाते हैं। ये कह रहा है आपको चार प्रोडक्ट बताइए जिस विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम कोलतार। तो देखो कोलतार से हम क्या क्या बना सकते हैं, आप अपना बना के बोल सकते हैं। खुद सोचो कोलतार का प्रयोग कहाँ का होता होगा, पेंट में यूज होता होगा, किसी को बाल काले करवाने हैं, यानी कि सिंथेटिक डाई करवानी है, या प्लास्टिक बनवाना है, या परफ्यूम बनाना है, ड्रग्स बनाना है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो कितना डीपली क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। वैसे जनरल नॉलेज के बेस पर था, लेकिन फिर भी। ये कह रहा है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों में क्या अंतर होता है, या उसे किसे कहते हैं। देखो इंग्लिश में ऑडिबल और इनऑडिबल है, पता ऑडिबल किसे कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। तो हम पता कितना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, याद रखना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। और इनऑडिबल किसे कहते हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, देखो पढ़ लो आप इसे। देखो ऑडिबल साउंड वो होती है जिसे इंसान सुन सकता है, इनऑडिबल वो होती है जिसे इंसान सुन नहीं सकता। बस इन्होंने इतना लिख के काम खत्म कर दिया। हिंदी में सिंपल इन्होंने ये लिख दिया कि श्रव्य ध्वनियां वे होती है जो मनुष्य सुन सकता है, और श्रव्य ध्वनियां वो होती है जो मनुष्य सुन नहीं सकता। फिर कह रहे क्या विद्युत लेपन हमारे लिए उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं वहां पर वो फिल इन द ब्लैंक डाटा मैचिंग में आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए जरूर पढ़ो, सुनो। ये कह रहा है क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है यूजफुल है, आप बोलोगे बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट होते हैं या जो मेटल होते हैं वो सेफ रह सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं, और उनकी लाइफ लॉन्ग यूज किए जा सकते हैं, या लंबा चल सकते हैं। बना के लिख देना, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की लेयर चढ़ा देते हैं ना, जैसे क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, इस तरीके से। ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये करो। ये कह रहा है क्या शुद्ध जल विद्युत का संचालन करता है, बोलोगे नहीं करता। डस प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर आयन जो होते हैं ना वो प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए वो करंट को फ्लो नहीं करता। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर ओविपरस एनिमल। देखो यहाँ पर इन्होंने इंटरनल लिख दिया था और यहाँ पे इन्होंने ओविपरस लिख दिया। तो बताओ ओविपरस कौन होते हैं, जो अंडे देते हैं, और विविपरस कौन होते हैं, जो बच्चे देते हैं।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जब बच्चे अंदर शरीर के होते हैं तो उससे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेंगे। जब बच्चे शरीर के अंदर नहीं होते, बाहर आकर होते हैं, ठीक है, तो जैसे अंडे में से निकलता है तो उससे हमको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ये कह रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसमें मतलब एक सिंगल पेरेंट अपनी डॉटर सेल को रिप्रोड्यूस करता है। मतलब जब एकल जो जीव होता है वो अपनी संतति खुद उत्पन्न करता है, उसे दूसरे की मदद नहीं चाहिए होती। ठीक है, देखो एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें जो नए बच्चे पैदा होते हैं ना, वो सिंगल पेरेंट अपने आप ही खुद बच्चे पैदा करता रहता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रख लो, अमीबा होता है, ठीक है, पैरामीशियम होता है, ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आपने पढ़ा होगा, हाइड्रा भी पढ़ा होगा आपने वेजिटेशन प्रोपेगेशन के अंदर, वो तो चलो जरा डीपली होगा, उससे रहने दो। ठीक है, अभी इधर सुनो, ये कह रहा है लैंगिक जनन करने वाले 4 जीवों के नाम बताओ। मतलब जो 2 जने मिलके अगर बच्चे की उत्पत्ति कर रहे हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ये कह रहा है 4 जीव बताओ जो 2 जने मिलकर किसी जीव या किसी संतति को पैदा कर रहे हैं। तो आप बता दो, प्लांट्स है, एनिमल है। अच्छा, ये कह रहा है कि प्लांट और एनिमल के नेम बता दो, क्योंकि ऐसे तो प्लांट एनिमल 2 ही हो गए पार्ट, क्योंकि इसने तो 4 नाम पूछे हैं ना। तो आप ये जैसे बच्चे ने लिखा है, मानव, कुत्ता, गाय, हाथी, घोड़ा, बैल, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देख लो पेपर कैसा है और क्या आसान था, मुश्किल था, आप देखो। ये कह रहा है संपर्क बल के उदाहरण से परिभाषा दीजिए। देखो इंग्लिश में बोल रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल दीजिए और डिफाइन दीजिए। कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं, जब फोर्स जो है ना जिस पर लगाया जा रहा है उससे कॉन्टैक्ट में होता है, मतलब उसे छू रहा होता है। Any force that occurs as a result of two objects making contact with each other is a contact force। जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लिखना था। ठीक है, मतलब आपको मैं हिंदी में बता दूं कि संपर्क बल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वो वस्तु जिस पर बल लगाया जा रहा है वो संपर्क में होती है, तो उस पर जो बल लग रहा है वो संपर्क बल कहलाता है। इस पर उदाहरण दे सकते हो आप पेशीय बल, क्योंकि जैसे मैं इस हाथ पर ताकत लगा के उसे उधर कर रहा हूँ तो मुझे अपनी पेशी लगानी पड़ रही है। और जो घर्षण बल होता है, क्योंकि जब 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी चप्पल जो घिस जाती है ना, वो घर्षण बल की वजह से घिस जाती है। ठीक है, आप सोचोगे कि चलने से झुक जाती है। ठीक है, चलो, मजाक था, मतलब ऐसे होता है मेरा मजाक। तो सीएनजी का पूर्ण वाक्य बताइए। बताइए सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। ठीक है ना, और ये कह रहा है सीएनजी के फायदे बताइए। आप बना बना के लिख दो कि भाई सीएनजी के फायदे, प्रदूषण नहीं फैलाती है, ठीक है, इजीली अवेलेबल होती है, डायरेक्टली यूज की जा सकती है, और हमारी एनर्जी को सेव कर देती है, जो दूसरे पोल्यूशन फैलाने वाले उसको बचा दे, उसको यूज नहीं करना पड़ता। बना बना के जो आपको पता लगे उसके बारे में लिखते चले जाओ, लिखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है। ये कह रहा है पेट्रोलियम प्रकृति में कैसे बना। तो आप ये बना बना के लिख सकते हो ना कि हाउ वाज पेट्रोलियम मेड इन नेचर। तो आप बता दो कि मतलब मिलियंस ईयर एगो जो सी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म थे ना, वो क्या हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा जमीन के अंदर ही शटर डाउन हो गए और कवर्ड हो गए सैंड और क्ले मिट्टी वगैरह से। तो जिसकी वजह से हाई प्रेशर पड़ा और जिसकी वजह से वहाँ पे एयर वगैरह नहीं पहुँच पाई, तो वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, इस तरीके से बना बना के आप बोल सकते हो। फिर ये कह रहा है 2 प्रोडक्ट बताओ जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। आपकी बुक में टेबल ही बनी हुई है तो उसी में से आप बता सकते हो, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको वो टेबल अच्छे से करने, मुझे लगता है इस बार वो टेबल में से काफ़ी क्वेश्चन दे सकते हैं, ये पूरी टेबल ही पूछ सकते हैं। ये कह रहा है मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है, हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। तो आप बता दोगे कि उसके अंदर ना वॉइस बॉक्स होता है, जिसे लाइनेक्स कहते हैं, हमारे गले में है ना, तो वॉइस बॉक्स है, लाइनेक्स है। तो उसका जो अपर पार्ट होता है ना, उसमें विंड पाइप होता है। जब ये 2 वोकल कॉर्ड होते हैं ना, स्टैच होते हैं ना, स्टैच होते फैलते हैं या एक तरह से पास में आते हैं, तो फिर क्या होता है, उसमें फोर्स अप्लाई होता है। क्या होता है, फोर्स अप्लाई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वाइब्रेट होते हैं और फिर साउंड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। आप बना बना के आप लिख देना, बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। अच्छा, अगर ये नहीं करना तो और आसान कर सकते हो, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। की देखो कितना आसान है कि ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारक क्या है, मतलब ध्वनि जो कैसे कैसे प्रदूषण फैलाती है, आप बता दो। आप बता दो कि भाई गाड़ियों की आवाज़ से फैलाती है, कोई बम पटाखे बच्चे चला रहे हैं तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर किसी ने लगा रखा है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, मशीन का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर ये कह रहा है समतल दर्पण के बनने पर वाले 3 प्रतिबिंब के गुण बताओ। देखो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अगर प्लेन मिरर का नहीं आया तो कॉनकेव का आ जाएगा, कॉनकेव का नहीं तो कॉन्वेक्स का आ जाएगा। तीनों आप अच्छे से कर लो। देखो प्लेन मिरर को आपको पता होना चाहिए, आपकी जो इमेज है ना राइट की लेफ्ट बनती है। जैसे अगर आप यहाँ पे राइट हैंड कर रहे हो तो इसमें लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, हाँ है ना, इसमें सेम साइज होता है भाई, जितना आप यहाँ पे खड़े होगे उतने आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हाँ है ना। और जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, तो अब ये याद रख लो। एक तो इमेज इरेक्ट होती है, दूसरा सेम साइज होता है, तीसरा वर्चुअल होता है। मैं आपको हिंदी में यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो इमेज है कैसे बनती है। पहला आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। दूसरा इसमें, दूसरा इसका गुण ये है कि समान आकृति की बनेगी, समान आकृति की बनेगी। तीसरा दर्पण के पीछे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक है। और इंग्लिश में तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद देखो ये कह रहे दाब किसे कहते हैं और उसका सूत्र भी लिखिए। तो आपको याद रखना है, जब किसी प्रति इकाई क्षेत्र पर बल लगाते हैं ना, प्रति इकाई क्षेत्र पर, तो उससे हम दाब कहते हैं। क्या इंग्लिश में बोलेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा प्रेशर किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दाब का, दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। याद रखना फोर्स अपॉन में एरिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, बल बटे में क्षेत्रफल, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आपको दे देगा। ये कह रहे क्या द्रव और गैस भी दाब डालते हैं, आप बोलोगे हाँ, क्यों नहीं डालते, डालते हैं वो भी। पर इसने ये तो पूछा नहीं क्यों, तो बस इतना लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि जो सिलेंडर होता है, जैसे हम कुछ हल्का सा करते हैं, इसमें एकदम गैस बाहर नहीं निकलती, निकलती नहीं निकलती, तो वो प्रेशर ही तो कर रही है। और कुकर में देखो प्रेशर कुकर क्यों नाम रखा गया, कितनी गैस होती है तो उसकी वजह से तो सारी चीज़ें पक जाती हैं। चलो अब देखो एग्जाम में 12 नंबर पे कैसा क्वेश्चन रह रहा है, यहाँ पे इन्होंने मैचिंग के फॉर्म में दिया। अब इस तरह देखो कैसा आता है। तो मैचिंग में देखो कैसा क्वेश्चन दिया, ये कह रहा है कि जो नमक है वो यहाँ पर किस जगह यूज होगा। अब देखो अब यहाँ पर तो कुछ अलग दिया है, उसमें आपको जो पेट्रोलियम वाला जो चैप्टर है उसमें से क्या पता ऐसे बना के दे दे, ठीक है ना। तो अब देखो ये मैचिंग है, आप देख सकते हो। ये नहीं करना तो आप यहाँ नीचे है, इसमें आपको क्या करना है, स्टेटमेंट दे रखे अंडरलाइन करना, से करेक्ट करना, गलत वर्ड लिखा होगा, ठीक है ना। तो मैं फटाफट इसको करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसने बोला साधारण नमक, तो देखिए साधारण नमक किससे जुड़ा हुआ है, मतलब नमक का प्रयोग किसको बचाने के लिए करते हैं। तो नमक का प्रयोग किस लिए करते हैं, मांस और मछली को बचाने के लिए करते हैं। इंग्लिश में देख सकते हो कॉमन सॉल्ट का यूज किस लिए करेंगे हम, मीट और फिश को बचाने के लिए। शुगर का प्रयोग किस लिए करेंगे, जैम्स और जालिस में यूज करेंगे, हाँ या ना, यस या नो। उसके बाद विनेगर का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस में बचाने के लिए करेंगे विनेगर का, अचार में। टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग किस लिए करेंगे, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक है ना। तो अगर आपसे देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, मान ले पूछ ले कि भाई जैम और जाली में तो सेव करने के लिए क्या यूज किया जाता है, शुगर यूज की जाती है। एंटीबायोटिक एग्जाम्पल दो, तो यहाँ टेट्रासाइक्लिन याद कर लो। तो मतलब जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उसी के कई क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, ठीक है। नमक का प्रयोग कहाँ का किया जाता है ऐसे बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद वायरस, तो ये वायरस कौन है, एड्स एक वायरस है। और प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है, क्लियर हो गया। देखिए मैं पढ़ता हूँ इसको और वाला, है ना। तो यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है ना उसको आपको ठीक करके लिखना है। तो ये कह रहा है जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनमें लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिजैविक उत्पन्न करता है। ये कह रहा है व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर। तो यहाँ पर पता है क्या आना था, एंटीबॉडीज आना था। या तो आप एंटीबॉडी लिख दो अगर आप सिमिलर लिखोगे तो, नहीं तो आप एंटीबॉडीज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज ही लिखा होता है, ठीक है। बाकी एक बार हिंदी में मैं भी बताता हूँ, ये देखता हूँ बॉडीज एंटीबॉडीज, ठीक है। तो प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा बोलते होंगे शायद, प्रतिरक्षक, ठीक है, हाँ प्रतिरक्षक। एक बार चेक कर लेना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जुकाम एक असंचरणीय रोग है। भाई जुकाम तो अगर कोई छींकेगा तो दूसरे को हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, संचरणीय रोग हुआ ना, तो बस आ हटा देंगे, क्या हटा देंगे, आ हटा देंगे, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन कोल्ड इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन हटा देंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट, गेहूं की रस्ट जीवाणु से होने वाला रोग है।
तो जो गेहूं की रस्ट होती है वो किससे होती है? देखो आपकी बुक में बनी हुई है टेबल, उसी को देखकर आपको बताना था। तो उसका आंसर जो है ना, जो बैक्टीरिया नहीं है वो फंगी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है मलेरिया डैश के काटने से होता है। मतलब कुत्ते के काटने से थोड़ी होता है मलेरिया, मलेरिया तो जो मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो मॉस्किटो लिख देंगे। ठीक है, मतलब मच्छर लिख देंगे, मच्छर। हिंदी वाले हिंदी में लिख देना। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि पाश्चीकरण में दूध को 4 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। नहीं, 70 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है चिकन पॉक्स जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। नहीं, वो वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है। तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना ताकि बच्चे स्कोर कर पाए। उसके बाद देखो फिर क्या है, क्वेश्चन आया एग्जाम में। यहाँ पर पैसेज आई है, आपको पैसेज को पढ़ के आंसर देने हैं। जैसे कह रहा है देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्ग में बांटा जाता है। देखो हमें हिंट मिल गई। देखिए अब इंग्लिश में पढ़ देते हैं। कह रहा है कि कई प्रकार की क्रॉप्स की वैरायटीज होती हैं और जो कंट्री के अंदर अलग पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब डिसाइड करते हैं। और मेजरली जो है ना, इंडिया में 2 प्रकार की क्रॉप पैटर्न को फॉलो किया जाता है ना। तो ये कह रहा है विच वन इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। अब देखो लिखा कुछ हो रहा है, पूछा कुछ हो रहा है। तो वही है ना, जिस बच्चे को नॉलेज होगी वही बता पाएगा। ये कह रहा है कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, यानी कि आपको पता लगाना है कि कौन सी रबी क्रॉप है। यही तो मतलब हुआ, विच वन इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो देखो कॉटन भी खरीफ है, पैडी भी खरीफ है, मेज भी खरीफ है, तो बचा क्या? मस्टर्ड बचा। तो सरसों आ गया। ये कह रहा है कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ये कह रहा है रबी की फसल कब बोई जाती है। देखो मैंने आपको बताया था अभी पहले भी कि सर्दी में बोते हैं। अब सर्दी इनमें से कब होगी? तो सर्दी होगी जो है रबी की फसल में, ये अक्टूबर से मार्च के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बाद में से काटने शुरू कर देंगे, है ना। तो बाकी तो देखो जनवरी से अप्रैल आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। सर्दी तो इसमें भी होती है। ठीक है, लेकिन हमें ये बताना है आंसर। ये आंसर जो करेक्ट है फिर वही होगा ना। फिर उसके बाद कह रहा है विच वन इज नॉट ए स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब किसमें इसमें से कौन है जो एग्रीकल्चर का स्टेप नहीं होता? क्योंकि आपने एग्रीकल्चर के स्टेप पढ़ोगे ना, क्या बारिश होता है उसमें स्टेप? नहीं ना। बारिश तो चाहिए होती है अगर सिंचाई से बचना है तो, है ना। ये कह रहे खाद एक कार्बनिक पदार्थ होती है। बताओ। हाँ भाई, खाद जो होती है ना वो ऑर्गेनिक होती है। क्यों होती है ऑर्गेनिक? क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ है ना, खाद जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है। तो ये कह रहा है कि अब आपको बताना है कि जो किससे प्राप्त होती है, खाद किससे मिलती है। भाई देखो पौधों के वेस्ट से मिलेगी, जानवरों के वेस्ट, दोनों से मिल जाएगी। तो फैक्ट्री में तो बनती नहीं है खाद भाई। तो इसका आंसर दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखो फिर से पैसेज आई है, इसको पढ़ के आंसर अपने भी बताना है। अगर हम जानते हैं कि कंपास की सुई एक छोटा चुंबक है जो उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करती है। जब हम इसे किसी बंद विद्युत परिपथ के करीब लाते हैं तो ये सुई जो होती है क्या हो जाती है, थोड़ा सा ना मतलब विक्षेपित हो जाती है, ऐसे हट जाती है इसी तरीके से। ये कह रहा है वी नो दैट द नीडल ऑफ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। व्हेन वी ब्रिंग दिस टू वर्किंग closed circuit the needle gets deflected due to magnetic effects of electric current। तो आपको बताना है कि which equipment use magnetic effect of electric current। तो आपको बताना कौन सा इक्विपमेंट है जिसका यूज किया जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए कौन सा यूज किया जाता है। तो कौन सा इसमें से? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करता है। तो कौन सा विद्युत मोटर प्रयोग करती है। फिर ये कह रहा है फ्यूज तार क्या होती है। फ्यूज तार, जो फ्यूज तार नहीं होती, जैसे करंट अचानक आ जाती है खुद पिघल जाती है। तो क्यों पिघलती है? क्योंकि इसका टेम्परेचर दूसरे से कम होता है ना। अगर एक लिमिट से ज़्यादा आएगा तो ये खुद पिघल जाएगी ताकि आगे करंट जाए ना। तो ये क्या, निम्न गलनांक की। ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि एमसीपी भी बहुत क्वेश्चन आए, ये सेफ्टी डिवाइस होती है। तो इसकी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये आपको याद रखने फुल फॉर्म। तो ये कह रहा है कि जो इसका यूज होता है इज यूज इन हाउस टू, बताइए क्यों यूज किया जाता है। वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, करंट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, या जो है ये ब्रेक द सर्किट को तोड़ने के लिए यूज होती है, या बहुत बी एंड सी। तो देखिए ये सिर्फ बी है, ये सर्किट को तोड़ती है। एमसीबी जो है ना नीचे गिर जाती है, जैसे बिजली या करंट ज़्यादा फ्लो होने लग जाता है ताकि आग लगने करंट फैलने से बच जाए। अगर कंपास की सुई क्या बताती है?
तो देखो सबको हमें पता है कि कंपास की सुई कौन सी डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ और साउथ बताती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक पैसेज के रूप में दिया गया, हमें कंसेप्ट पढ़ना है। अगर हमने गोलीय दर्पण के मामले में देखा है कि वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार बदल जाता है, हाँ या ना, ना? तो आपने पढ़ा ना गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा है? मैं आपको बता दूं, जैसे गोलीय दर्पण के बारे में देखो, एक ये वाला होता है जिसके बाहर रंग होता है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, और एक होता है जिसके अंदर रंग होता है, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको बोला जाता है अवतल, इसको बोला जाता है उत्तल। ठीक है, कॉनकेव ये क्या है, मिरर, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इस वाले को बोलेंगे पी, इस वाले को एफ, इस वाले को सी बोलेंगे। ठीक है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसको पी बोला जाता है, बिल्कुल बीच में से जाएगी, ये जो लाइन जा रही है ना, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये एफ होता है, ये सी होता है। ठीक है, अब आपके कोर्स में इतना ज़्यादा डीपली तो नहीं है, लेकिन मेन आपको मैंने बता दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव होता है ना, इसकी इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, 5 सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। एक सिचुएशन में ऐसा होता है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है। हिंदी में इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पर बता दूं, वास्तविक और उल्टा बनता है मैक्सिमम, मतलब। ठीक है, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है इसकी। और जबकि कॉन्वेक्स में क्या है, चाहे कोई भी फिगर आ जाए, इसमें यही है, इसमें और कुछ होता ही नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती है। मतलब इसमें हमेशा आभासी और सीधा ही पाया जाता है। ठीक है, बस ये है कि अगर आपसे पूछेगा ना इसका यूज क्या होता है, जैसे डॉक्टर होता है, वो दांत चेक कर रहा है तो उसका यूज किया जाता है, बड़ा दिखा देता है ना? जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी होती है वो कॉनकेव लगाया जाता है ताकि लाइट फैल जाए। और ये जो कॉन्वेक्स होता है ना, तो जैसे अगर आपने कभी कार वगैरह देखी हो, तो उसके साइड में ऐसे मिरर लगे होते हैं, जैसे रियर व्यू कहते हैं, तो वो पीछे बड़ी बड़ी गाड़ी होती है उसको छोटी छोटी करके दिखा देता है। तो यहाँ पर इसका कॉन्वेक्स का, उत्तल का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो मैंने आपको बताया ना, जो कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव उसमें रियल भी बन जाती है और वर्चुअल भी बन जाती है। बन तो जाती है ना, क्योंकि एक बार ही बनती है, भले ही बनती तो है। ठीक है, एक बार ही बनती है लेकिन बनती जरूर है, आभासी और सीधा। जबकि कॉन्वेक्स में क्या होता है, केवल आभासी और सीधा ही होता है, और कोई इमेज इसमें बनती नहीं है, हाँ या ना? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा कि किसमें केवल वर्चुअल इमेज ही बनती है, तो वो उत्तल दर्पण आ जाएगा। ये कह रहा है वाहनों में पीछे देखने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो हम और किसी का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि उत्तल ही है जो चीज को छोटा कर देगा। ये कह रहा है जो डॉक्टर होते हैं ना, वो किसका प्रयोग करते हैं, तो देखो मैं तो एग्जाम्पल ऐसे दे रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने वही एग्जाम्पल लिख दिया, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, फिर एक रियल इमेज जो होती है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, रियल इमेज, तो देखो आप यहीं देख लो, रियल इमेज कहाँ आएगी, कॉनकेव में रियल इमेज आती है, और जबकि इसमें कोई रियल इमेज होती नहीं है। ठीक है, और एक और मिरर होता है प्लेन मिरर, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी अभी पहले बता चुका हूँ, समतल दर्पण जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, लेकिन इसमें सेम साइज होता है, समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये दोनों के दोनों मिरर का नाम होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, स्फेरिकल, क्योंकि थोड़े मुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए गोलीय दर्पण कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो ये आपको अच्छे से डीपली पता होनी चाहिए बातें, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक, तो देखो आप क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये कह रहे रियल इमेज कहाँ बनती है, तो रियल इमेज जो है कॉनकेव मिरर में बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में बनती है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, बहुत बड़ी बात, जो मैंने बातें आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताई है ना, कि इसमें रियल एंड इन्वर्टेड होता है, इसमें वर्चुअल इरेक्ट भी होता है, और जो मैंने बात आपको कॉन्वेक्स मिरर की बताई है कि इसमें केवल वर्चुअल इरेक्ट होता है, अगर मैं लेंस की बात करूंगा ना, तो जो गुण कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं ना, वही गुण कॉनकेव लेंस के होते हैं, ये याद रखना। ऐसी जो क्वालिटीज कॉनकेव मिरर की होती है ना, वही क्वालिटी कॉन्वेक्स लेंस की होती है। तो इसने यहाँ पर यही तो बोला है कि भाई जो रियल इमेज बनेगी वो किसमें बनेगी, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में, या कॉन्वेक्स मिरर में, तो दोनों में होती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर का उल्टा, मतलब मिरर को हटा के लेंस करेंगे तो कॉन्वेक्स करेंगे तो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि दो कॉनकेव को मिरर को मिलाकर ही कॉन्वेक्स लेंस बनता है, इसलिए दोनों में सेम बात पाई जाती है।
ठीक है, तो इतना ये पेपर था और आंसर तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिए थे। ठीक है, वही आंसर सारे हैं जो मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से पूरा पेपर भी समझा दिया और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। टेक केयर।